सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन में मेंस डबल का खिताब जीता है? तो आंसर होगा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। तो भारतीय बैडमिंटन प्लेयर या भारतीय शटलर्स हैं ये सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, जिनकी जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन के इतिहास में मेंस डबल्स में भारत का पहला गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास रच दिया। इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो ये इंडोनेशिया ओपन में भारत का किसी भी डबल्स कैटेगरी में, मतलब चाहे वो मेंस डबल हो, वुमेन्स डबल हो या मिक्स्ड डबल हो, तो किसी भी डबल्स कैटेगरी में अभी तक भारत ने गोल्ड नहीं जीता। इसका मतलब ये पहला गोल्ड है भारत का। और इसमें दोनों ने किसे हराया फाइनल में? तो मलेशियाई जोड़ी को, जिनके कुछ अजीब से नाम है, एरोन चिया और वुई यिक। तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का नाम याद रखना है आपको। अच्छा, मैं आपको कुछ और पॉइंट्स और यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा कि इसी साल बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में मेंस डबल में भारत का पहला गोल्ड इन्होंने जीता था, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। इसी तरह से इस जोड़ी ने स्विस ओपन 2023 में मिक्स्ड डबल का खिताब भी जीता था। और आपको याद है, अभी सुधीरमन कप का संबंध बैडमिंटन से है। तो अभी वाला किसने जीता? ये पहले हुआ कहाँ पे था? ये चाइना में हुआ था और इसको चाइना ने जीता साउथ कोरिया को हरा के। 2-2 साल में होता है। तो अगली बार यानी कि 2025 में ये कहाँ पे होगा? स्पेन में होगा। और अभी मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता था मेंस सिंगल में। तो आंसर होगा एच.एस. प्रणय ने। और ये खिताब जीतने वाले ये तीसरे भारतीय बने थे, क्योंकि पहले एच.एस. प्रणय से पहले ये खिताब पी.वी. सिंधु और साइना नेहवाल जीत चुकी हैं। और बैडमिंटन से संबंधित 2 कप आपको याद होंगे, एक होता है थॉमस कप, एक होता है उबेर कप। थॉमस कप ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। तो पिछली बार इसको भारत ने जीता था, पहली बार जीता था भारत ने, इंडोनेशिया को हराया था। और महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है उबेर कप। इसको पिछली बार साउथ कोरिया ने जीता था चाइना को हरा करके। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में और प्रेसिडेंट है पॉल एरिक। तो ये नाम भी ध्यान रखना बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसे गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा गीता प्रेस को। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने गोरखपुर उत्तर प्रदेश की गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पर इसे गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये पुरस्कार मानवता के सामूहिक उत्थान में योगदान के लिए गीता प्रेस के महत्वपूर्ण व अद्वितीय योगदान को मान्यता देता है, जो गांधीवादी जीवन शैली का प्रतीक है। तो ये ध्यान रखना, गांधी शांति पुरस्कार मिला है 2021 के लिए। अच्छा, इससे पहले 2020 और 2019 के लिए किसे मिला था? तो ये हमने पढ़ा था कि गांधी शांति पुरस्कार 2019 के लिए मिला ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैद को, जबकि 2020 के लिए मिला था बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो 14वें दलाई लामा को। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया ना, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। गांधी शांति पुरस्कार 3 सालों के लिए मैंने आपको बता दिए, 19, 20 और 2021 के लिए। हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कहां पर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लॉन्च की गई? तो आंसर होगा दिल्ली में। तो अभी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, इन्होंने दिल्ली में उपभोक्ताओं के लंबित पानी के बिलों के लिए ये एक मुश्त निपटान योजना को शुरू किया। तो इस योजना में सरकार 7 लाख उपभोक्ताओं के लंबित पानी के बिलों को पूरी तरह माफ कर देगी। तो इस पहल का उद्देश्य यही है, उन लोगों को अत्यधिक राहत प्रदान करना जो अपने दायित्व को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से लगभग हर व्यक्ति कर रहा है ऐसा तो, लेकिन खैर बात यहाँ पे तो दिल्ली की हुई है। आपको पता है, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का क्षेत्रीय कार्यालय ये भी स्थापित हुआ नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में ही हमारे जो कृषि मंत्री हैं, इन्होंने अपनी तरह का पहला मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च किया नई दिल्ली में।
जिसका उद्देश्य है लोगों में बाजरे के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और एशिया का भी सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला यानी कि आहार, ये कहाँ पे लगाया गया? दिल्ली में। और चलो अभी तो इतने पॉइंट्स आप ध्यान रखना, अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप में कौन विजेता रहा? तो आंसर होगा मिस्र, इजिप्ट। तो वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप, और ये हुआ कहाँ पे? चेन्नई में हुआ, भारत में हुआ। और इसमें विजेता तो रहा है मिस्र, और मिस्र ने किसको हराया है? मलेशिया को। तो ये ध्यान रखना सिंपल सा। देखो मिस्र यानी कि इजिप्ट, इजिप्ट से दो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जरूर ध्यान रखने हैं। जैसा कि अभी पहला हमने मिलिट्री एक्सरसाइज किया था मिस्र के साथ, जिसका नाम है साइक्लोन 1, वो हमने राजस्थान में किया था। एक इजिप्ट में एक स्थान है शर्म अल शेख, जहां पे कोप 27 का आयोजन हुआ था 2022 में। ये दो पॉइंट आप जरूर याद रखना। इसके अलावा तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी जैसे कि मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ, ये भारत में ही हुआ था। भारत में का उड़ीसा में 15वें नंबर का था। इसमें जर्मनी विजेता था। किसको हराया था या उपविजेता कौन है? बेल्जियम है। अभी आपको पता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में जो इसका 5वां संस्करण हुआ, ये मध्य प्रदेश में हुआ। महाराष्ट्र इसमें टॉप पे था। और वहीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो तीसरा संस्करण अभी हुआ, ये उत्तर प्रदेश में हुआ। और आप लोग बताओ इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पे रही? बाकी इस साल जो नेशनल गेम्स हैं वो कहाँ पे होंगे? ये गोवा में होंगे 37वें नंबर के। और बताओ 2022 में जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक गेम्स हुए थे वो कहाँ पे हुए थे? तो आंसर होगा राजस्थान में। और 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, जो कि इसका 22वां संस्करण था, वो यूके बर्मिंघम में हुए थे। अब ये 2026 में कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। 2024 में जो समर ओलंपिक्स हैं 33 नंबर के, ये पेरिस फ्रांस में होंगे। और अभी 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुए थे, जो कि इसका 22वां संस्करण था, वो कतर में हुआ था, जिसको अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा के। और अगली बार ये होंगे 2026 में 3 देशों में होंगे, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। अच्छा, जैसे हमने कहा ये अभी वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप ये हुआ था चेन्नई में। तो चेन्नई में तो अभी आपने पढ़ा था 2022 की बात है। फिडे शतरंज ओलंपियाड, ये पहली बार भारत में हुआ, और भारत में भी कहाँ पे? चेन्नई में हुआ था। तो ये ध्यान रखना पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा कैपिटल हिल में। तो अभी 14 जून 2023 को अमेरिका के कैपिटल हिल में पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस शिखर सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य है हिंदू समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली चिंताओं और मुद्दों के लिए ध्यान और समर्थन लाना, जिसे राजनीति में कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। अच्छा, इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, वो मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। तो एक तो आप याद रखना कि अगले साल 2024 में जो क्वाड समिट है वो होगी भारत में। इस साल वाली कहाँ पे हुई? 2023 वाली ये जापान में हो गई। पहले ये ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, लेकिन ये जापान में हो गई। क्यों? क्योंकि 2023 में G7 की अध्यक्षता कर रहा है जापान, और अभी इसकी बैठक हुई थी हिरोशिमा जापान में, पढ़ा था हमने। और वहीं पे जो क्वाड सदस्य हैं जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये मिले और वहीं पे इन्होंने बैठक कर ली। उसी तरह से आसियान समिट को होस्ट कर रहा है 2023 में कौन? इंडोनेशिया। लेकिन आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी करेगा लाओस। और 2023 से लेकर 2027 तक विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता ये यूनाइटेड अरब अमीरात कर रहा है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के इस पीरियड के लिए, इस 4 साल के लिए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस, ये यूनाइटेड अरब अमीरात के ही हैं। उसी तरह से यूनाइटेड अरब अमीरात से एक और पॉइंट बता रहा हूं कि प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ है IUCN, इसकी विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा कौन? यूनाइटेड अरब अमीरात। और अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोपोल्को सम्मेलन 2023 की मेजबानी ये भारत कर रहा है। 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे हो रहा है? फिजी में।
और 2023 में कोप 28 की बात करें तो ये हो रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात में। और 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था इंदौर में। तो इतने पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो आंसर होगा 7। तो अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप बात करें ये हुई कहाँ पे? तो किर्गिस्तान के बिश्केक में। इसमें महिला वर्ग में वुमेन्स कैटेगरी में भारत ने 7 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल यानी कि टोटल 9 मेडल जीते। और पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर रहा है वुमेन्स कैटेगरी में। वहीं अगर मेंस कैटेगरी में बात करें पुरुष वर्ग में, तो भारत ने 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रोंज मेडल जीते हैं। और इसमें पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा है पुरुष कैटेगरी में। पहले स्थान पे फिर कौन है? ईरान है। तो ध्यान रखना, पहली बात तो ध्यान रखना क्या पढ़ रहे हैं हम? अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? बिश्केक में हुई। इसमें वुमेन्स कैटेगरी अलग हो गई, मेंस कैटेगरी अलग हो गई। महिला वर्ग में 7 गोल्ड हैं हमारे पास, 1 सिल्वर है और 1 ब्रोंज है। और इस तरह से महिला वर्ग में भारत पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। और पुरुष वर्ग में भारत के पास 1 गोल्ड है, 3 सिल्वर हैं, 3 ब्रोंज है। और इस प्रकार भारत दूसरे स्थान पर रहा है मेंस कैटेगरी में, पहले पे ईरान है। तो इतना ध्यान रखना। बाकी आप जानते हो जो वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी कहाँ पे? भारत में। उसमें भारत ने 4 गोल्ड जीते थे। 4 गोल्ड कौन लेकर के आई थी? नीतू घनघस, स्वीटी बुर्रा, निखत जरीन और लवलीना बोरगोहाइन। और इसी तरह अभी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी कजाकिस्तान के अस्ताना में। और उसमें भारत का एकमात्र गोल्ड आया था। कौन लेकर के आए थे? अमन सहरावत। अच्छा यूं बताओ, अभी इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? महमूद जलूद बने थे, महमूद जलूद। और इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर है लुज़ान, स्विट्जरलैंड में। बाकी इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष सहदेव यादव हैं। आपसे मैं पूछूं कि 2022 में जो अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो भारत में हुआ था, उसमें विजेता रहा था स्पेन। और अभी आईपीएल 2023 जो कि इसका 16वां संस्करण था, उसको चेन्नई सुपर किंग ने जीता, 5वीं बार जीत लिया, मुंबई इंडियंस की बराबरी कर ली। किसे हराया अभी? गुजरात टाइटंस को। इसमें ऑरेंज कैप मिली है जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं, शुभमन गिल को। और जो पर्पल कैप है जो सबसे ज़्यादा विकेट बनाते हैं उनको मिलती है, ये मिली है मोहम्मद शमी को। और इसमें फेयर प्ले अवार्ड दिया गया दिल्ली कैपिटल्स को। तो ये ध्यान रखना पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में केंद्र ने नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। तो दिल्ली में है ये नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, पर अब इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो इसके उपाध्यक्ष और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। इस म्यूजियम की बात करें तो अंग्रेजों के समय से 3 मूर्ति भवन के नाम से जाना जाता था, जो कि उस समय भारत के कमांडर इन चीफ का आधिकारिक आवास था। फिर जब 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये 3 मूर्ति भवन उनका आधिकारिक आवास बन गया। और फिर वो जिंदगी भर वहीं पे रहे, मतलब अपनी अंतिम सांस तक। और फिर इसका नाम उन्हीं के नाम पे नेहरू म्यूजियम एंड मेमोरियल कर दिया गया। और अब इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नेम चेंजेस से संबंधित प्रश्न तो मैं आपको कई बार बताता हूँ, आज कुछ अलग करते हैं। जैसे कि आप बताओ, भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे खुला? तो आंसर होगा हैदराबाद में। देखो संग्रहालय वाला प्रश्न है, तो संग्रहालय से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। आपको बताए, अभी हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे बन रहा है? हरियाणा के राखीगढ़ी में। अभी इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया? स्पार्क नाम से। देश का पहला फिश म्यूजियम बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना ये देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ बनाएगी? पश्चिम बंगाल में। पहला बनाया था विशाखापत्तनम में। अब बताओ, देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? इंदौर में। और भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय खुलेगा गुजरात के लोथल में। वैसे भारत का पहला मूवमेंट म्यूजियम श्रमिक आंदोलन संग्रहालय ये खुलेगा केरल के अल्लापुझा में।
और अगर पूछे कि भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम कहाँ पे खुलेगा, तमिलनाडु के तंजावुर में। और इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाते हैं, ये भी तो प्रश्न बनेगा फिर म्यूजियम की बात है तो आंसर होगा, चलो ये मैं नहीं बताऊं, ये आप लोग बताओ इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए कि हिंदुजा समूह के, हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में अभी किसने पदभार संभाला है, तो आंसर होगा गोपीचंद हिंदुजा ने। तो अभी कुछ समय पहले हिंदुजा ग्रुप के जो अध्यक्ष थे श्रीचंद हिंदुजा, उनका निधन हो गया। तो अब उनके बाद हिंदुजा ग्रुप के नए अध्यक्ष बन गए हैं गोपीचंद हिंदुजा। हिंदुजा ग्रुप, इसकी स्थापना परमानंद दीपचंद हिंदुजा ने 1914 में की थी। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, हाल ही में द आर्ट ऑफ प्लंडर नाम की बुक को किसने लिखा, तो आंसर होगा आलेख्य तलपात्रा ने। तो लेखक आलेख्य तलपात्रा ने ये उपन्यास लिखा है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ प्लंडर। ये एक फिक्शन थ्रिलर कहानी है। बाकी संजीव सान्याल रिवॉल्यूशनरीज नाम की बुक लिखी इन्होंने। डॉक्टर A.K. द्विवेदी ह्यूमन एनाटॉमी नाम से बुक लिखी थी। और अरविंद मंडलोई जावेद अख्तर के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है जादूनामा। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में सर्वाधिक पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा राजस्थान को। अभी हमने पढ़ा था 15 जून को वर्ल्ड विंड डे, विश्व पवन दिवस के रूप में हमने मनाया, जिसकी थीम क्या थी, विंड एनर्जी पावर ऑफ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। और पूरे विश्व में पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत चौथे स्थान पे आता है। वैसे हमारा टारगेट क्या है नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन का, 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करना है हमें। और अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता में वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो आंसर होगा राजस्थान में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन में टॉप पे कौन सा स्टेट है, तो आंसर होगा गुजरात। अभी राजस्थान से आपको याद आएगा दूध और ऊन उत्पादन में टॉप पर आपका राजस्थान रहा था। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव कौन सा बनाना था, तो इसका उत्तर दो कमेंट बॉक्स में। हम कल के करंट अफेयर्स का जब तक क्विक रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा कि किसे यूरोप के प्रतिष्ठित ऐसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा अरुंधति रॉय को। फिर पूछा विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया 17 जून को। फिर पूछा अ लाइफ वेल स्पेंड फॉर डिकेड्स इन इंडियन फॉरेन सर्विस नाम की बुक को किसने लिखा, सतीश चंद्रा ने। फिर पूछा भी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO कौन बने, PN वासुदेवन। फिर पूछा भी एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ पे होना है, पाकिस्तान और श्रीलंका में। और फिर आपसे पूछा कि अभी मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट नाम की बुक को किसने लिखा, अश्विंदर सिंह ने। फिर आपसे पूछा भी डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन सा है, तो आंसर होगा DD इंडिया। फिर आपसे पूछा विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना ये कहाँ पे शुरू की, तो आंसर होगा बांग्लादेश में। फिर आपसे पूछा वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 15 जून को। और आखिरी प्रश्न आपसे पूछा था किस राज्य ने अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और गाइज, अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, तो प्लीज़ वीडियो के लिंक को एक बार शेयर ज़रूर कर देना। बाकी इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। तो क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, नहीं करा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी, तो आंसर होगा डीना बोलुआर्टे। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।